कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर रिंतारो से, जो स्कूल जा रहा होता है। लेकिन उसका चेहरा देखकर आसपास के लोग काफी डर जाते हैं। मतलब सबको लगता है कि वो कोई डेंजरस बंदा है या तो कुछ गड़बड़ है उसमें। रास्ते में उसके कुछ स्कूल फ्रेंड्स मिलते हैं जो कुछ लड़कों से भिड़ रहे होते हैं। असल में वो गुंडे जानबूझकर रिंतारो के दोस्तों से टकराते हैं ताकि फाइट शुरू कर सकें। वो गुंडे लोग पूछते हैं, अरे वो डरावना बंदा जो तुम्हारी क्लास में है वो कहाँ है? तो उसके दोस्त बोलते हैं, अरे टेंशन मत ले, वो बस आने ही वाला है। तभी एंट्री होती है हमारे भाई रिंतारो की, और जैसे वो वहाँ आता है वो सारे गुंडे पीछे मुड़कर उसकी शक्ल देखते हैं तो भाई उनका कलर ही उड़ जाता है। रिंतारो की एक्सप्रेशन इतनी ज्यादा इंटेंस होती है कि वो सारे वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। जिसके बाद रिंतारो उन्हें प्यार से समझाने लगता है कि भाई ऐसे लड़ाई झगड़े में मत पड़ा करो, ये ठीक नहीं होता। लेकिन उसके दोस्त बोलते हैं, ये सब तेरी वजह से हुआ है, तूने किसी को मारा था इसलिए वो लोग हमारे पास आए थे। ये सुनने के बाद रिंतारो कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था। और फिर उसे पिछली रात की एक घटना याद आती है। रात में रिंतारो एक कपल को लड़ते हुए देखता है और लड़की गुस्से में लड़के को जोर से थप्पड़ मारती है और वहाँ से चली जाती है। ये सब देखने के बाद रिंतारो को लगता है कि शायद उस लड़के को बुरा लगा होगा, तो वो सिंपैथी दिखाने के लिए उसके पास चला जाता है। बट वो लड़का जैसे रिंतारो का चेहरा देखता है तो वो सीधा डर जाता है। और उसके दोस्त बोलते हैं, भाई ऑब्वियस सी बात है ना, अगर तू रात के टाइम में किसी के पास अचानक से पहुंच जाएगा तो वो डर ही जाएगा ना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जान लो, लड़कों का कॉलेज और लड़कियों का कॉलेज अलग अलग है, लेकिन बिल्कुल पास पास है, एकदम पड़ोस में। और सबसे बड़ी बात, यहाँ की लड़कियां और लड़के एक दूसरे से तकड़ी नफरत करते हैं। अब मैंने ये बात स्टार्टिंग में क्यों बोली, क्योंकि आगे इसके प्रॉपर रीजन और असर दिखते हैं। अब हमारा हीरो और उसके दोस्त स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं और तभी एक लड़कियों का ग्रुप उनके सामने आ जाता है। और तभी एक लड़की का हेयर क्लिप नीचे गिर जाता है। एक लड़का उसे उठाकर वापस देने लगता है, लेकिन लड़की सीधा बोलती है, अब इस पे तुम्हारा हाथ लग गया है तो मैं इसे नहीं लेने वाली। और ये बोलते हुए वो उसे इतनी बुरी तरह इंसल्ट करती है, मतलब ये तो मैंने प्यार से बताया, पर असली सीन और भी ज्यादा टॉक्सिक था। जिसके बाद रिंतारो के दोस्त भी आपस में बात करने लगते हैं कि ये लोग कभी भी नहीं सुधरने वाली। अब हमें थोड़ा स्कूल के बारे में पता चलता है कि लड़कियों का स्कूल एकदम रिच और इलाइट टाइप है और यहाँ पर हाई क्लास की लड़कियां पढ़ती हैं। और दूसरी तरफ लड़कों का स्कूल एकदम सरकारी स्कूल जैसा वाइब देता है। मतलब यहाँ के लड़कों के पास फ्यूचर को लेकर ज्यादा क्लियरिटी नहीं है, इसलिए लड़कियों को लगता है कि ये लड़के फ्यूचर में जाकर नल्ले बेरोजगार बनेंगे। लेकिन अब रियलिटी देखा जाए तो लड़के वैसे बुरे नहीं हैं, लेकिन परसेप्शन की वजह से लड़कियों को लगता है कि ये लड़के खराब हैं। और एक चीज जो मैं बताना भूल गया, लड़कियों के स्कूल में परमानेंट पर्दे लगे होते हैं ताकि उन्हें कभी किसी लड़के का चेहरा ना देखना पड़े। मतलब भाई देख रहे हो ना कितनी ज्यादा नफरत करती हैं लड़कियां हर एक छोटी चीज में, ईगो, एटीट्यूड और डायरेक्ट इंसल्ट। खैर अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि रिंतारो के फ्रेंड्स कैरियोके जाने का प्लान बना रहे होते हैं, लेकिन रिंतारो साफ मना कर देता है और कहता है कि भाई मुझे घर जल्दी जाना है। और जैसे ही वो घर पहुंचता है तो उसकी मम्मी फुल डांट मोड में आ जाती हैं। इतनी देर कहाँ लगा दी और तू लेट क्यों आया? रिंतारो कहता है, मॉम स्कूल बहुत दूर था और आज बारिश भी हो रही थी इसलिए मैं लेट हो गया, और आपको पता है ना मैं इस काम में बहुत बेकार हूँ और मेरी वजह से कोई भी रेस्टोरेंट नहीं आता। ये सुनने के बाद उसकी मॉम हंसते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, अभी तो सिर्फ एक ही कस्टमर है और वैसे भी बारिश हो रही है तो ज्यादा कस्टमर नहीं आने वाले, मुझे भरोसा है कि तू संभाल लेगा। और इतना बोलकर उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद रिंतारो बेकरी का आउटफिट पहनता है और नरेशन देने लगता है। एक्चुअली मेरी फैमिली एक छोटी सी बेकरी चलाती है और कभी कभी स्टाफ कम पड़ जाते हैं तो मुझे भी काम करना पड़ता है। फिर वो कैजुअली बोलता है कि मैंने इसके बारे में अपने दोस्तों को नहीं बताया कि हमारा घर एक बेकरी है। फिर रिंतारो सोचता है कि मॉम ने कहा था कि सिर्फ एक कस्टमर है, और वो चारों तरफ देखता है और उसे एक लड़की दिखती है और भाई उसके सामने प्लेट्स का पूरा पहाड़ लगा हुआ होता है। इतना खाना देखकर रिंतारो अपने मन में सोचता है, इतनी छोटी लड़की और इतना सारा खाना। लेकिन तभी लड़की अचानक उसकी तरफ देखती है और दोनों का आई कांटेक्ट होता है। जिसके बाद लड़की घबरा जाती है और केक उसके गले में अटक जाता है। रिंतारो जल्दी से उसे पानी ला कर देता है और अपने मन में सोचता है, लगता है ये मिडिल स्कूल की लड़की है और इतना सारा खाना कैसे खाती है ये। लड़की थोड़ी देर तक घबराई रहती है, लेकिन फिर बाद में वो थैंक यू कहती है और फटाक से वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर रिंतारो अपने मन में सोचता है कि शायद वो मुझे देखकर डर गई होगी। फिर उसकी मॉम आती है और बताती है कि उस लड़की का नाम है कोरुको वोगुरी और वो पहले भी कई बार हमारी शॉप पर आ चुकी है। फिर रिंतारो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मॉम अब वो दोबारा यहाँ पर आएगी, शायद वो मुझे देखकर डर गई। लेकिन रिंतारो की मॉम उसे समझाती है कि तुम हर एक इंसान को एक जैसा मत समझा करो, सब लोग तुम्हारी शक्ल से तुम्हें जज नहीं करते और हर बात की जिम्मेदारी खुद पे लेना भी सही नहीं होता। अगर वोगुरी हमारी शॉप में नहीं आई तो क्या मैं उसे जबरदस्ती खींच कर ले आऊंगी। अब सीन शिफ्ट होता है क्लासरूम में और रिंतारो अभी भी वही सोच रहा होता है कि अगर मुझे वो लड़की फिर कभी दिखी तो मैं उसे माफी मांग लूंगा। फिर उसके दोस्त वहाँ आते हैं और बोलते हैं कि चल भाई आज साथ में लंच करते हैं। लेकिन रिंतारो थोड़ा उदास होता है और कहता है, नहीं यार आज मेरा मन नहीं है, तुम लोग खा लो। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और तभी पीछे से एक लड़का कहता है कि क्या तुम लोगों को पता है रिंतारो खुद जानबूझकर लोगों से दूरी बनाता है, उसे लगता है कि वो अच्छा नहीं है इसलिए वो खुद को सबसे दूर रखता है। फिर रिंतारो अपने मन में सोचता है कि मुझे वोगुरी के पास जाकर उसे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन फिर वो तुरंत प्लान कैंसिल कर देता है और कहता है कि क्या पता अगर वो मुझे देखकर फिर से डर गई। फिर सीन शिफ्ट होता है रिंतारो के घर पे और उसकी मॉम उसके कमरे में आती है और कहती है कि वोगुरी तुमसे मिलना चाहती है। ये सुनने के बाद रिंतारो शौक में होता है, लेकिन फिर वो नीचे आ जाता है। वो अभी माफी मांगने वाला होता है, लेकिन उससे पहले वोगुरी प्यार से कहती है कि पहले कुछ खा ले यहीं
यहीं बैठकर। अब दोनों टेबल पर आमने सामने बैठते हैं और रेंतारो अपने मन में सोचता है क्या ये लड़की मुझे ट्रीट देना चाहती है, वो भी मेरे ही बेकरी पर। फिर वोगुरी कहती है कि माफ करना, कल मैं बिना कुछ बोले ही भाग गई थी, इसलिए मैं तुम्हें केक खिलाना चाहती हूँ थैंक यू के तौर पे। ये सुनकर रेंतारो हंसते हुए कहता है कि तुम पहले खा लो, मैं तो रोज ही खाता हूँ। फिर वोगुरी केक खाने लगती है और कहती है कि मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, पर सच बताऊं तो यहाँ का केक बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। रेंतारो उसे खाते हुए देखता है और अंदर से वो बहुत सेटिस्फाई फील करता है और वो कहता है कि शायद ये लड़की सच में एंजॉय कर रही है। वोगुरी फिर बोलती है कि कल जब तुमने मुझे देखा था तो तुम बहुत ही ज्यादा शॉक्ड लग रहे थे मेरे सामने इतने सारे केक्स देखकर। ये सुनकर रेंतारो मना करता है और कहता है कि ना ना ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन मन ही मन वो कहता है कि हाँ यार लिटरली मैं पूरा शॉक्ड था इतने सारे केक्स देखकर। वोगुरी हंसते हुए कहते कि कल वैसे भी बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा चलो एक दो केक और मार लिया जाए, इसलिए मैं वहीं बैठी रह गई थी। अब दोनों धीरे धीरे आपस में नाम पूछते हैं और वोगुरी रेंतारो को बड़े प्यारे तरीके से बात करके अपना नाम बताती है। रेंतारो अपने मन में सोचता है कि ये पहली बार है कि कोई खुद मुझसे मिलने आया और मुझसे जरा भी नहीं डरा, मॉम के बाद शायद ये पहली इंसान है। वोगुरी कहती है कि सच बताऊं तो कल मैं तुम्हारी शक्ल देकर नहीं भागी थी, असल में ये पहली बार नहीं था जब मैं तुम्हारी शॉप पर आई थी या फिर जब तुमने मेरी हेल्प की थी, शायद तुमने नोटिस नहीं किया होगा। रेंतारो थोड़ा शौक में सोचता है कि शायद सच में मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। फिर वो अचानक जोर से बोलता है अरे तो फिर कल तुम भागी क्यों थी? इतना लाउड सुनकर शॉप में एक काम करने वाली एक आंटी बोलती है थोड़ा धीरे बोलो बच्चों, इतना तेज कौन बोलता है? वोगुरी थोड़ा शर्माते हुए कहती है कि ये पहली बार था जब कोई लड़का मुझे इतनी देर तक देख रहा था, इसलिए मैं शर्मा गई और वहाँ से भाग गई। ये सुनकर रेंतारो लिटरली घबरा जाता है और अपने मन में सोचता है क्या कोई मुझसे डर के नहीं बल्कि शर्मा कर भाग गया, और उसका दिमाग पूरी तरह घूम जाता है क्योंकि आज तक जो भी उसका चेहरा देखता था वो डर के भाग जाता था, पर आज पहली बार एक लड़की ब्लश करके भागी थी। फिर दोनों का आई कांटेक्ट होता है और दोनों धीरे धीरे ब्लश करने लगते हैं। रेंतारो फिर कहता है कि रात भी काफी हो गई है तो मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ देता हूँ, लेकिन वोगुरी बोलती है कि अभी नहीं, मुझे पहले एक केक ऑर्डर करना है। फिर वो काउंटर पर जाती है और ऑर्डर देती है। कुछ देर बाद रेंतारो पूछता है कि क्या तुम सच में अकेले स्टेशन चली जाओगी ना, क्योंकि रात काफी हो चुकी है और स्टेशन काफी दूर है। वोगुरी जवाब देती है डोंट वरी, और हाँ एक बात और, तुम ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं तुम्हारी शक्ल देखकर भागी थी, मैं तो सच में तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरी थी। इनफैक्ट थैंक यू सो मच, तुमने मुझसे इतनी प्यारी तरह से बात की। और इतना कहकर वोगुरी वहाँ से चली जाती है। फिर रेंतारो अपने कमरे में आता है और लिटरली उसका चेहरा पूरा शर्म से लाल टमाटर हो जाता है। पहली बार किसी लड़के ने मुझसे इतने अच्छे से बात की। वो बेड पर लेटा होता है और सोच रहा होता है कि बचपन से अब तक सबने मुझे रिजेक्ट ही किया है, बट आज मुझे कोई समझने की कोशिश कर रहा था। फिर उसे वोगुरी की एक बात याद आती है, जब तुम मेरी तरफ देख रहे थे तो मेरा हार्ट बीट तेज हो रहा था। और रेंतारो उसी लाइन को बार बार याद करता है और उसके लिप्स पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। तभी उसकी माँ कमरे में आती है और कहती है कि वोगुरी सन अपना सामान यहीं भूल गई है, शायद वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी, तो तू जल्दी जाकर उसे दे आ। उसके बाद रेंतारो तुरंत उठता है और भागता है बाहर और चारों तरफ वोगुरी को ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। इसी बीच हमें दो ठरकी लड़के दिखते हैं जो वोगुरी को छेड़ रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि तुम काफी क्यूट लगती हो, हाइट भले ही छोटी हो बट यू आर लिटरली एडोरेबल, तो चलो थोड़ी मस्ती करते हैं। और ये सब सुनने के बाद वोगुरी पूरी तरह घबरा जाती है और तभी रेंतारो की नजर दूर उन पर जाती है। ये वही दोनों लड़के हैं जिन्होंने सुबह उसके दोस्तों को परेशान किया था। अब वो लड़के वोगुरी से पूछते हैं कि तुम रेंतारो जैसे डरावने इंसान के साथ क्या कर रही थी? वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं हो सकता, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए वरना तुम्हें भी उससे दिक्कत हो सकती है। रेंतारो फिर उन तक पहुंच जाता है और वो डर रहा होता है और वो अपने मन में कहता है कि क्या पता वोगुरी भी अब मुझे वैसा ही समझे जैसा ये लोग कह रहे हैं। लेकिन तभी वोगुरी बोलती है क्या तुम लोग सच में इतनी ज्यादा गंदी सोच रखते हो? तुम लोग सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर किसी को जज करते हो। अगर तुम लोग रेंतारो से एक बार बात करते ना तो तुम्हें पता चलता कि वो कितना अच्छा इंसान है। तुम दोनों ही असली बेकार हो जो दूसरों के बारे में गलत बातें फैलाते हो। ये सुनने के बाद एक लड़के को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो वोगुरी को पंच करने के लिए अपना हाथ उठाता है, लेकिन तभी रेंतारो टाइम पे वहाँ पहुंच जाता है और वो पंच उसे लग जाता है। उसके सर में हल्की सी चोट लग जाती है लेकिन वो रुका नहीं। रेंतारो फिर गुस्से में उन दोनों से पूछता है तुम लोग उसके साथ क्या करना चाहते थे? हाँ, तुम जैसे घटिया लोग दूसरों को सिर्फ डराते हो। फिर वो दोनों लड़के रेंतारो का गुस्सा देखकर डर जाते हैं और तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। ये सब देखकर वोगुरी काफी डर गई थी और रेंतारो को देखकर रोने जैसी हालत में आ जाती है। वो कहते कि आई एम सॉरी, सच में मुझे माफ करना। लेकिन रेंतारो कुछ भी नहीं कहता, बस उसे शांत करने की कोशिश करता है क्योंकि वो जानता था कि वोगुरी उसे समझती है। उसके बाद वोगुरी कहती है ये सब मेरी वजह से हुआ, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन रेंतारो जवाब देता है तुम्हें माफी मांगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उनका पंच मुझ पर कुछ खास असर नहीं कर पाया, बस सिर्फ दीवार से टकरा गया इसलिए थोड़ा सा ब्लड निकला। डोंट वरी, मैं ठीक हूँ और शायद ये मेरे लिए एक तरह की सजा भी थी। वोगुरी थोड़ा हैरान होकर पूछती है मतलब तुम बच सकते थे उस पंच से? रेंतारो कहता है हाँ मैं बच सकता था, पर मुझे लगा था कि तुम भी बाकी लड़कियों की तरह हो जो मुझे देखकर डरती है या मुझे गलत समझती है। मुझे खुद तुम पर भरोसा नहीं हुआ और इसके लिए अब मुझे माफी मांगनी चाहिए। वोगुरी कहती है नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, एक्चुअली तुम माफी नहीं मांगो, तुमने मेरी जान बचाई है। फिर रेंतारो अपने मन में सोचता है ये लड़की कितनी ज्यादा अच्छी है, मेरे जैसे बंदे को ये समझती है और मुझे अप्रिशिएट भी करती है। फिर वोगुरी उसका घाव साफ करती है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आता कि लोग तुमसे क्यों डरते हैं, तुम तो इतने अच्छे इंसान हो। फिर वो ब्लश
हंस करते हुए बोलती है कि और हाँ, मैं एक चीज बोलना भूल गई, थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि रिंतारो लिटरली शॉक में था और वो कहता है कि मुझे पहली बार किसी लड़की ने थैंक यू बोला। और वो मन ही मन में सोचता है कि मैं कितना अजीब हूं ना, लोगों की वजह से मैं खुद को पीछे करता गया, पर आज पहली बार किसी ने मेरी कदर की। और सच कहूँ ये थैंक यू मुझे बार बार सुनना है। उसके बाद रिंतारो वोगरी को स्टेशन तक छोड़ने जाता है और वोगरी बोलती है कि अगली बार जब मैं तुम्हारी शॉप में आऊंगी ना, तो हम दोनों साथ में बैठकर केक खाएंगे। रिंतारो का हार्ट लिटरली एक्सप्लोड हो जाता है अंदर से और वो कहता है कि यार फिर से हार्ट बीट तेज कर दिया इसने। वो मोमेंट इतनी ज्यादा प्यारी होती है कि रिंतारो अपने मन में सोचता है ये इमेज में पूरा एपिसोड भर लगा दूंगा, फिर भी बोर नहीं हो पाऊंगा। अब नेक्स्ट सीन में हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ रिंतारो पूरी तरह थका हुआ लग रहा होता है क्योंकि वो रात भर सो नहीं पाया, क्योंकि वो सिर्फ वोगरी के बारे में सोच रहा था। फिर वो स्कूल के बाहर गर्ल्स स्कूल की बिल्डिंग की तरफ देखता है जहाँ गर्ल्स स्कूल के पर्दे हमेशा की तरह बंद होते हैं। बट सडनली रिंतारो नोटिस करता है कि कोई लड़की वो पर्दा खोलने की कोशिश कर रही है और जैसे ही पर्दा खुलता है और हम देखते हैं कि वो लड़की वोगरी होती है, जिसके बाद दोनों का फिर से आई कांटेक्ट होता है, वो भी दूर से, और कुछ सेकंड के लिए टाइम रुक सा जाता है और रिंतारो और वोगरी बस एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। और जैसे ही रिंतारो को फील होता है कि वेट, क्या ये लड़कियों वाले स्कूल में पढ़ती है, अब उसे फाइनली समझ आ गया था कि वोगरी एक्चुअली उसी स्कूल की स्टूडेंट है, ना कि कोई मिडिल स्कूलर। अब नेक्स्ट सीन में हमें रिंतारो दिखाया जाता है जो गहरी सोच में डूबा होता है, मतलब कि वोगरी के बारे में सोच रहा होता है। वो सोचता है यार वो मुझसे बिल्कुल भी नहीं डरी, जबकि बाकी सभी लोग मेरी शक्ल देखते ही डर जाते हैं। साथ ही वो मेरी शॉप की रेगुलर कस्टमर भी है जो अक्सर मेरे रेस्टोरेंट में आती रहती है। बट प्रॉब्लम यह है कि वोगरी उसी स्कूल से है जिससे हमारा स्कूल सबसे ज्यादा भिड़ता है, किकोरू हाई, मतलब सीधी सी बात हमारा राइवल। और ये चीजें तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इन दोनों स्कूलों के बीच कैसी प्यारी सी दुश्मनी चल रही है। रिंतारो ये भी सोच रहा होता है कि आज जब मैं स्कूल से आ रहा था तो उन लड़कियों ने हमें इतना अजीब क्यों घूरा। इतने में उसके के दोस्त आ जाते हैं और वो सारे उसी टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं कि कुरुहाई के बारे में। ओसामी जो भाई सबसे ज्यादा लड़ाकू टाइप का है वो सीधा बुराई पे उतर जाता है। वो कहता है भाई ये किकुरु हाई स्कूल की लड़कियां बहुत इरिटेटिंग होती हैं, बट रिंतारो के दिमाग में अभी भी वोगरी की बातें ही चल रही होती हैं। वो सोचता है मैं कितना ज्यादा बेवकूफ हूँ यार, एक लड़की का इंट्रोडक्शन मिला और मैं इतनी सारी बातें सोच गया। और तभी ओसामी उसको घूरते हुए बोलता है भाई तेरे को क्या हो गया, जैसे ही किकुरु हाई स्कूल का नाम आता है तू एकदम अजीब से बिहेव करने लगता है। रिंतारो थोड़ा हैरान होते हुए बोलता है तू पागल है क्या, मैं ऐसा क्यों करूंगा। लेकिन वो ये बात थोड़ी ज्यादा तेजी से बोल देता है और पूरी क्लास उसकी तरफ घूरने लगती है। उसका दोस्त बोलता है भाई तू थोड़ा ज्यादा रिएक्ट कर गया उस बात पे। फिर टीचर पढ़ाने लगते हैं पर रिंतारो का दिमाग अभी भी वोगरी की बातों में ही फंसा था। वो सोच रहा होता है कि अब मुझे नहीं लगता कि वोगरी सान वापस हमारी शॉप पर आएगी। अब उसे मेरी सच्चाई के बारे में पता चल चुका है, शायद ये उसके लिए भी अच्छा ही रहेगा, लोगों को नहीं पता चलेगा कि वो हमारे शॉप में आती थी। और इसी तरह हजार थॉट्स उसके दिमाग में एक के बाद एक चलते ही जा रहे थे। और तभी ओसामी बोलता है भाई आज तू फ्री है ना, जिस पे रिंतारो बोलता है हाँ भाई आज तो मैं एकदम फ्री हूँ। ये सुन के उसके सारे दोस्त लिटरली शॉक में आ जाते हैं और वो कहते हैं भाई तू आज फ्री है, मतलब तू आज घूमने चलेगा। फिर सारे स्कूल से निकलते हैं और जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं तो सबके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं क्योंकि सारे लोग एक ही डायरेक्शन में घूरे जा रहे होते हैं। अब ये देखकर रिंतारो और उसके दोस्त भी सोचने लगते हैं कि भाई ये लोग क्या देख रहे हैं। और जब सब लोग वहाँ देखने जाते हैं और फिर जो दिखता है वो सभी को शॉक कर देता है। वोगरी जो हमारे स्कूल के बिल्कुल बाहर लड़कों के स्कूल के सामने खड़ी है जैसे वो किसी का वेट कर रही हो। अब रिंतारो भाई तो लिटरली कंफ्यूज हो जाता है और वो सोचता है भाई ये क्या कर रही हो और ये यहाँ पर किससे मिलने आई है। फिर ओसामी गुस्से में सीधा वोगरी के पास पहुंचता है और चिल्लाता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे स्कूल के सामने आने की। ये सुन के वोगरी थोड़ा घबरा जाती है और ओसामी चिल्लाई जा रहा होता है। तभी बीच में आता है रिंतारो और वो ओसामी को पकड़ के बोलता है अबे लड़कियों से जरा अच्छे से बात कर लिया कर। फिर वो खुद वोगरी से माफी मांगता है और वोगरी बोलती है तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अब सीन में आता है ट्विस्ट, हमारा सिग्मा ओसामी लिटरली रोने लगता है और वो कहता है मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। लेकिन तभी लड़कियों की स्कूल की बाकी लड़कियां अपनी टीम लेकर वहाँ पहुंच जाती हैं और अब वो लोग डर जाते हैं कि शायद इन लड़कों ने ही वोगरी को परेशान किया है। उसके बाद सारी लड़कियां उन लोगों को घूरकर वोगरी को वहां से ले जाने लगती हैं, लेकिन ओसामी उनको रोकने की कोशिश करता है और कहता है पहले माफी मांगो फिर जाओ। लेकिन वो लड़कियां उसे ऐसे घूरने लगती हैं जैसे कि वो कोई क्रिमिनल हो। वोगरी जाते जाते एक बार पीछे मुड़कर रिंतारो को देखती है और रिंतारो का दिमाग ओवरलोड में चला जाता है और वो सोचता है भाई क्या वो मुझसे मिलने आई थी। लेकिन फिर वो सोचता है नहीं यार मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ शायद। तभी ओसामी बोलता है भाई तेरा चेहरा बहुत वियर्ड सा लग रहा है, सब ठीक है ना। लेकिन रिंतारो गुस्सा होकर कहता है बकवास बंद कर। पर फिर वो सोचता है क्या मैं खुश हो रहा हूँ, नहीं नहीं मुझे नॉर्मल रहना चाहिए, इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। इसके बाद सभी लोग कैरियोके चले जाते हैं चिल करने के लिए। उसके बाद ओसामी माइक पकड़ता है और भाई क्या ही गाना गाता है, लिटरली बंदे में टैलेंट तो है। और उसको मिलते हैं पूरे 90 पॉइंट्स। फिर साको रिंतारो से पूछता है भाई तूने अपना गाना चुना या नहीं। रिंतारो बोलता है बस 5 मिनट और दे दे, मैं सेलेक्ट कर लूंगा। साको उसको ध्यान से ऑब्जर्व करता है और फिर एकदम सीरियसली बोलता है रिंतारो कुछ प्रॉब्लम है क्या, अगर कुछ है पास्ट या प्रेजेंट में तो हमसे शेयर कर सकता है भाई। अब साको
को भी लग चुका था कि रेंतारो कुछ न कुछ छुपा रहा है, मतलब उसके चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े वियर्ड से लग रहे थे। सर पे हल्की सी चोट भी थी और बंदा थोड़ा खोया खोया भी रहने लगा है। बट रेंतारो के दिमाग में एक ही बातें चल रही होती है। मैंने वोगरी से बात की और सच बोलूं तो मुझे बहुत अच्छा लगा, पर अगर ये सारी बातें दोस्तों को मैं बता दूं तो पता नहीं ये लोग मेरे बारे में क्या ही सोचेंगे। और इसी सोच की वजह से रेंतारो बोलता है मैं ठीक हूँ भाई, कोई टेंशन मत लो। जिसके बाद सभी लोग एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। तभी कोई पूछता है तो रेंतारो तूने डिसाइड किया कि कौन सा गाना गाएगा? रेंतारो कहता है अरे नहीं भाई, अभी मैंने नहीं सोचा। तभी ओसामी बोलता है तो फिर मैं तेरे लिए गाना चुनता हूँ। रेंतारो कहता है अबे तू पागल हो गया है क्या? फिर वो साको से माफी मांगता है और कहता है भाई आज थोड़ा ज्यादा ही वियर्ड फेस बना लिया था मैं। साको हंसते हुए कहता है अब तेरे लिए मैं क्या ही कर सकता हूँ, और फिर वो गाना गाने के लिए चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में जब रेंतारो अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि रेस्टोरेंट अभी भी खुला है, और जैसे वो अंदर जाता है बंदा लिटरली शॉक हो जाता है क्योंकि वोगरी उसका वहाँ वेट कर रही होती है। और जैसे वो अंदर आता है वोगरी बोलती है वेलकम बैक। रेंतारो थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है तुम यहाँ किस लिए आई हो? वोगरी कहती है सबसे पहले मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, मेरे दोस्तों ने आज जो किया वो सही नहीं था। रेंतारो कहता है नहीं तुम माफी मत मांगो, जरूरत नहीं है। तभी पीछे से उसकी माँ की आवाज आती है और वो कहती है अच्छा बेटा तो तू आ ही गया, तुझे पता है ये लड़की तेरा कब से वेट कर रही है। उसकी माँ फिर से बोलती है अब जब तुम आ ही गई हो तो थोड़ा और टाइम स्पेंड कर लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा केक लेकर आती हूँ। तभी वोगरी के पेट से आवाज आने लगती है और ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। वोगरी शर्माते हुए बोलती है रेंतारो इस तरह मत हंसो, और वो थोड़ा एम्बैरेस फील करने लगती है। जिस पे रेंतारो बोलता है ओके ओके आई एम सॉरी। उसके बाद रेंतारो फिर से कहता है क्या हम दोनों एक साथ बैठकर केक खा सकते हैं? जिस पे वोगरी कहती है हाँ, और अगले सीन में दोनों टेबल पर बैठकर केक खा रहे होते हैं। रेंतारो अपने मन में सोचता है भाई केक खाते टाइम ये और भी ज्यादा क्यूट लगने लगती है। फिर वोगरी पूछती है तुम्हारा वो दोस्त ठीक है ना? रेंतारो कहता है तुम ओसामी की बात कर रही हो ना, डोंट वरी वो बिल्कुल ठीक है। फिर रेंतारो पूछता है वैसे तुम गेट के पास क्या कर रही थी? वोगरी थोड़ा शर्मा कर बोलती है मैं तो तुम्हारा वेट कर रही थी। ये सुनते ही रेंतारो शर्माने लगता है और कहता है क्या सीरियसली? और फिर वोगरी उसे एक बार फिर माफी मांगने लगती है, लेकिन रेंतारो कहता है तुम्हें बार बार माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर रेंतारो शर्माते हुए बोलता है जब मैं तुमसे पहली बार मिला था ना और तुमने मुझसे बात की थी, सच में उस टाइम मुझे बहुत अच्छा लगा था। वो अपनी बात पूरी तरह कंप्लीट नहीं कर पाता पर वोगरी सब कुछ समझ जाती है और दोनों एक दूसरे को देखकर हल्का सा ब्लश करने लगते हैं। फिर रेंतारो बोलता है सच बताऊं तो मैं डर गया था, मुझे लगा था अब तुम मुझसे कभी बात नहीं करोगी। वोगरी कहती है अरे ऐसा क्यों सोच लिया तुमने? रेंतारो कहता है क्योंकि हमारे स्कूल के जो टेंशन है, मैंने सोचा कि तुम उसी स्कूल से हो तो शायद तुम मुझसे अब बात नहीं करोगी। वोगरी थोड़ी उदास होकर बोलती है पर सच बताऊं तो जब मुझे पता चला कि तुम उसी स्कूल से हो तो मैं एक्चुअली काफी ज्यादा खुश हो गई थी। फिर वो उठते हुए कहती है अच्छा अब मुझे चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। रेंतारो थोड़ा शॉक्ड सा रह जाता है, ना कि सिर्फ उसकी बातों से बल्कि उसके जाने से भी। वोगरी जाते जाते पीछे मुड़कर बोलती है तुमसे जुड़ी बातें जानना सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड थैंक्स फॉर द केक। लेकिन जाते वक्त उसके चेहरे पे हल्की सी उदासी थी। रेंतारो भी उसकी बातों पर कम उसके एक्सप्रेशन पर ज्यादा ध्यान दे रहा था। बंदा अभी भी थोड़ा कंफ्यूज था आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी उसकी माँ आती है और कहती है वोगरी कहाँ गई? फिर उसकी माँ उसका चेहरा देखकर डर जाती है और वो कहती है तू दिख क्यों ऐसा रहा है जैसे कोई ज़ॉम्बी बन गया हो। रेंतारो अपनी माँ को सारी बातें बता देता है और वो थोड़ा घबराया भी होता है। और तभी उसकी माँ गुस्से में उसके सिर पे थप्पड़ मार देती है और वो कहती है पागल हो गया क्या, ये क्या हरकतें कर रहा है? फिर उसकी माँ उससे पूछती है सच सच बता जब तू वोगरी को देखता है तो क्या फील होता है? रेंतारो थोड़ी देर तक सोचकर बोलता है जब वो मेरे साथ होती है तो सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसको कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि हमारी स्कूल की इमेज ऑलरेडी खराब है और वो फालतू में ही उसमें फंस सकती है। अब उसके दिमाग में काफी कुछ घूम रहा होता है और इसी बीच उसे एक बात रियलाइज होता है। वो खुद को जोर से पंच मार देता है, इतना जोर से कि नाक से खून निकल आता है। ये देखकर उसकी माँ हक्की बक्की रह जाती है और कहती है क्या तू पागल हो गया है? रेंतारो कहता है मॉम आपने जो कहा उससे मेरी आंखें खुल गई है, अब मैं समझ गया हूँ, थैंक यू। अब अगले दिन हमें रेंतारो दिखता है जो वोगरी का वेट कर रहा होता है और तभी वहाँ वोगरी आती है और कहती है तुम्हारे फेस को क्या हुआ? लेकिन रेंतारो कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें हर्ट किया। पर वोगरी बोलती है नहीं मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैं कल बिना कुछ बोले चली गई और शायद तुम्हें वो गलत लगा होगा। फिर वो नीचे बैठ जाती है और थोड़ा गिल्ट फील करती है। वो कहती है मुझे पता है कि मेरे जाने के बाद तुमने बहुत कुछ सोच लिया होगा, लेकिन फनी बात यह है कि वोगरी को लग रहा था कि रेंतारो दुखी है क्योंकि उसने कुछ कहा नहीं था जाते वक्त, और उधर रेंतारो के दिमाग में कुछ अलग ही बातें चल रही थी। उसके बाद रेंतारो धीरे से बोलता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था और फिर तुमने मुझसे बात की, उसके बाद तो बस मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। और ये सुनने के बाद वोगरी एकदम खुश हो जाती है और फिर वो अपना नाम फिर से बताने लगती है। ये सुन के रेंतारो कहता है मुझे तुम्हारा नाम पता है। वोगरी कहती है और तुम्हारा नाम रेंतारो है, और सच में हमें अपने दोस्तों से इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मैं तुम्हें और भी ज्यादा जानना चाहती हूँ। और ये सुनकर रेंतारो ब्लश करने लगता है और ये वाला सीन पूरे इमोशन और पूरे कनेक्शन से भरा हुआ था। अब रेंतारो क्लास के अंदर जा रहा होता है लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ वोगरी ही चल रही होती है। उसने जो कहा वो गलत नहीं था, हमें दूसरों की सोच से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर वो विंडो की तरफ देखता है और दूसरी तरफ से वोगरी भी पर्दे हटाकर बाहर देख रही होती है और उसके बाद दोनों की निगाहें मिलती है और वोगरी रेंतारो को देखकर मुस्कुराने लगती है, जिसके बाद रेंतारो भी उसकी तरफ देखता है और बोलता है मैं भी तुम्हें और जानना चाहता हूँ वोगरी-सान। फिर वो अपने मन में सोचता है शायद मैं उस दुनिया का हिस्सा बन रहा हूँ जिसका मैं कभी हिस्सा ही नहीं था।